तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से। ईरान के हमले से भड़के इजराइल ने लेबनान पर कल रात अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खबर है कि रात भर 17 हमले किए गए, जिनमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का दामाद मारा गया है। इजराइल के हमले में नसरल्लाह पहले ही मारा गया था। बुधवार को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसमें इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। इधर दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले जारी है। इजराइल ने जहां दर्जनों गांव के लोगों को चेतावनी देते हुए गांव खाली करने को कहा है। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमले करने का दावा किया है। इधर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की यात्रा रद्द करने की संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीधी लड़ाई में इजराइल के 8 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कसम खाई कि ईरान इजराइल पर हमला करने की कीमत चुकाएगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम ईरान की शैतानी धुरी के खिलाफ युद्ध के बीच में हैं और वो हमारी बर्बादी चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम एक साथ रहेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आज रात बड़ी गलती की है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल से लेकर फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन से होते हुए ईरान तक इस वक्त युद्ध के हालात हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु ठिकानों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इजरायलियों के साथ चर्चा करेंगे कि वे क्या करने जा रहे हैं। G7 राष्ट्र इस बात पर सहमत है कि उन्हें जवाब देने का अधिकार है, लेकिन उतना ही जवाब देना चाहिए जितनी आवश्यकता है। बाइडेन ने यह भी बात कही कि ईरान की तरफ से इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के एक दिन बाद ये सब जो बयान है उनके सामने आए हैं। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि ईरान पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत समझता है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का ख्याल रखा जाना चाहिए। इजराइल को सिविलियन आबादी का ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि टकराव बढ़ने को लेकर हम चिंतित हैं और साथ ही ये भी मानते हैं कि संकट के समय में बातचीत के महत्व को समझना चाहिए। इसमें किसी तरह का योगदान हो सकता है तो हम ये करते रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। भारत में युद्ध के हालात में अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। साथ ही ईरान के हमलों के बाद कुछ विमानों को रूट भी बदल दिए गए हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच गहराते तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। ब्रेंट $75 के करीब कारोबार कर रहा है, वहीं MCX पर दाम 6000 के करीब है। जानकार आगे क्रूड के दाम गिरने की उम्मीद जता रहे हैं। क्या है वजह और आगे कहां तक गिर सकता है कच्चे तेल का भाव, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी बताएं। जी, जहां तक कच्चे तेल की बात है, एक नीजोक रिएक्शन हमने जरूर आता हुआ देखा था जब वो बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने इजराइल पर दागी उसकी खबर आई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स 75 के आसपास ही यहाँ पर प्राइसेस थमते हुए नजर आएंगे। आज तीसरा ऐसा दिन है जब हमने यहाँ पर बढ़त भावों में आते हुए देखी है, और वो इस लिहाज से भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट 1/3 कच्चा तेल प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का। तो जिस तरह से ये वायलेंस या जिस तरह से हमने एस्केलेशन आता हुआ देखा है कंसर्न्स की तरफ से, अगर कच्चे तेल की प्रोडक्शन को, सप्लाईज को, फैसिलिटीज को यहां पर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहां पर भाव बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन अब तक ऐसी कोई चिंता जताई नहीं गई है। एक नीजोक रिएक्शन हमने यहां पर आता हुआ देखा है। साथ ही साथ अगर आप ओपेक और एलाइज जो मेंबर्स हैं, प्रोड्यूसर देश हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी, वो 5.7 मिलियन बैरल्स की है। पूरा ईरान जो इस वक्त यहाँ पर कच्चा तेल प्रोड्यूस कर रहा है वो 3.4 मिलियन बैरल्स है, यानी कि काफ़ी कम है ओपेक की स्पेयर कैपेसिटी के लिहाज से। इसलिए भी बाजार बहुत चिंतित नहीं है कि अगर कच्चे तेल को कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो स्पेयर कैपेसिटी यहाँ पर अच्छी खासी है। दूसरी बात यह है कि सितंबर के महीने में कच्चे तेल में 9% की गिरावट देखने को मिली थी, पिछले क्वार्टर में 17% की गिरावट देखने को मिली है, और इवन एज इतनी सारी चिंताएं फिलहाल चल रही हैं उसके बावजूद भी कच्चा तेल 75 पे है। इस साल का हाई $92 का है,
यानी कि साल के हाई से हम $15 नीचे हैं। बाजार को ऐसे लगता है कि आगे जाते हुए चीन की तरफ से मांग यहां पर कमजोर रह सकती है। यूएस की गैसोलीन डिमांड 6 महीने के लोज पर है। यूएस का प्रोडक्शन अच्छा खासा है। ओपेक आगे जाकर यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो बाजार जियोपॉलिटिकल को लेकर तो ऑफकोर्स प्रीमियम दिखा रहा है, लेकिन द रीजन ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये बहुत ज्यादा तेजी चलने वाली नहीं है, क्योंकि सप्लाईज अभी भी बहुत ज्यादा है, डिमांड कैचअप नहीं कर पा रही है। तो काफी सारी चीजें हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने के लिए। साथ ही साथ नवंबर में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी आ जाएंगे, तो बाजार एक के बाद एक इवेंट की यहां पर समीक्षा कर रहा है और उसके बाद रिएक्शन दे रहा है। ऑफ कोर्स पिछले 3 दिन यहां पर तेजी के रहे हैं, लेकिन बाजार को नहीं लगता कि ये तेजी इस क्वार्टर में या 2025 में आगे जारी रह पाएगी। इसीलिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ज्यादातर बैंक्स और ब्रोकरेजेस ये मानते हैं कि मोस्ट बेयरिश केस यहां पर $60 का है एंड बेस्ट केस यहां पर $77 का है। ये एक रेंज आप 2025 में भी कच्चे तेल में यहां पर बनता हुआ देख पाएंगे। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स ऑफ द पजल हैं, सबके ऊपर नजर रखनी होगी। शुक्रिया मनीषा जी, दर्शकों को विस्तार से ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं बाजार पर। मिडल ईस्ट संकट एफएनओ नियमों में आज बाजार में कोहराम मच गया। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1769 तो निफ्टी 547 पॉइंट फिसला। निफ्टी बैंक में 2% से ज्यादा की गिरावट रही, तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2% तक फिसलता हुआ दिखाई दिया। आज के बाजार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। तो मार्केट का पूरा अपडेट जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज बाजार में बड़ी गिरावट के कारण क्या रहे? देखिए, जहाँ तक कि भारतीय बाजारों के गिरने का कारण था, तो 5 बड़े कारण थे। ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते हुए टेंशन्स, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, उसके कारण आपको बाजार में एक नर्वसनेस का माहौल दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एफएनओ सेगमेंट के जो कर्व्स हैं, इसको सेबी ने एक्टिवेट कर दिया है नए सर्कुलर के ज़रिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी बाजार में थोड़ा बहुत एक फिक्र का माहौल बना हुआ है। एफआईएस की बात करें तो एक बड़ा आपको भारत से लेके चाइनीज़ कन्वर्जन ईटीएफ साइड पे दिखाई पड़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म वाले जो छोटे फंड्स हैं, इन्होंने अपने पैसे जो है इंडिया से बुक करके शायद चाइना में लगाए हैं, ऐसा बाजार में एक रुझान है। क्रूड का भाव उछल के लगभग $75 प्रति बैरल हो गया था, थोड़े दिनों पहले 70 के नीचे चला गया था, जो अब लगभग 7-8% की रिकवरी दिखा रहा है। और यूएस में जो है चुनाव होने वाले हैं दिसंबर के महीने में, और उसके पहले भी काफ़ी सारी रसाकसी आपको वहाँ देखने को मिल रही है। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिनके कारण भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत पैनिक का माहौल है। यतिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन सेक्टर में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? देखिए, बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो बहुत ख़राब था, डिक्लाइंस की तरफ था। और आज मार्केट के गेनर्स की बात करें तो बहुत कम गेनर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। स्टील और मेटल स्टॉक्स में केवल जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा काउंटर था जहां 1% की बढ़ोतरी थी। ओएनजीसी में एक मामूली बढ़त आपने देखी, लेकिन लूजिंग साइड पे आपको बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे। इनफैक्ट 45 निफ्टी के स्टॉक्स आज लाल निशान पे बंद हुए हैं, जहां बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी जैसे काउंटर्स में लगभग 4% की डिक्लाइन देखने को मिली। एक्सिस बैंक में भी लगभग 4% की गिरावट आज दर्ज हुई। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो गेनर्स की लिस्ट बहुत छोटी थी। पेट्रोनेट एलएनजी, बीएससी लिमिटेड, मैरिको जैसे काउंटर्स थे, दोनों ही न्यूज़ फ्लोज के चक्कर में ऊपर थे। लेकिन लूजिंग साइड पे देखिए बहुत सारे शेयर्स आपको ऑटो, रियल एस्टेट काउंटर से मिलेंगे। एचपीसीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ऑयल इंडिया, फिनिक्स लिमिटेड, 5 से 10% की गिरावट यहाँ दर्ज होती हुई आपको नजर पड़ी। और इन जनरल आज मिड कैप में काफ़ी सारा पैनिक आपको देखने को मिला। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। आज वोटिंग के लिए प्रचार थम जाएगा। प्रदेश के अनाज कारोबारी और किसानों की क्या है समस्याएं, इस बारे में रोहतक के अनाज मंडी में आढ़तियों और वहां फसल बेचने पहुंचे किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। रोहतक हरियाणा का एक प्रमुख अनाज मंडी है, जहां पर धान, गेहूं, कपास जैसे फसलों का कारोबार होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक के अनाज मंडी में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो अनाज मंडी के प्रमुख हैं, प्रधान हैं। यहाँ पर जिस तरह से सरकार 10 साल से बीजेपी की चल रही है, ये पूरा जो कारोबार है किस तरह से चल रहा है? कारोबार में क्या सहूलियतें हैं और क्या दिक्कतें हैं? इस पिछले 10 साल से आढ़ती तो परेशान है जी, क्योंकि हर छठे महीने जो है फसल आती है तो कोई गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है उसकी। जी।
किसान भी परेशान है और आड़ती भी परेशान है। राजनीतिक घराने हैं, उनके मंच और लंच की व्यवस्था व्यापारी करता है, जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। लेकिन इन लोगों को पता नहीं किस समझ की बात करते हैं, क्या है कि जिन्होंने आड़ती भाइयों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। ये आप बता रहे थे, पोर्टल की समस्या बता रहे थे, और सरकार की जो पॉलिसी है बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, वो एक समस्या बड़ी है। कभी फार्मर की पेमेंट का इशू है, कभी हमारी आड़त का इशू है, तो ना टाइम पे किसानों को पेमेंट मिल पा रही है और ना आड़तियों को पूरा कमीशन मिल पा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सारे किसान भी आए हैं जो यहाँ पर रोहतक मंडी में अपना अनाज बेचने आए हैं, और कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ, आप कहाँ से आए हुए हैं? बड़म से आ रहा हूँ जी, आराम निवास नाम। क्या लेके आए थे, क्या रेट मिला? सरसों लिया था 5722 की है। तो मतलब इस रेट से आप खुश हैं, या जो रेट MSP से है उससे ज़्यादा कम है? गवर्नमेंट से तो ज़्यादा ही है, लेकिन 5600 कुछ निकाला था जी। लेकिन अब कितने दिन हो गए, सूख भी गई, उठा दिए बस। हाँ, अब बताओ आप कहाँ से आए हो सर? मैं सुनारिया से जी। कहाँ से, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है जी। जी, क्या लेके आए थे अभी? मैं जीरी लेके आया था जी। अच्छा। पिछले 3 दिन से मैं मंडी में ही बैठा हूँ जी। खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है जी। बार बार पोर्टल पे कभी आपको बाजरे का जैसे रजिस्ट्रेशन है जी, मेरा 4 किले में बाजरा था जी, मेरा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं होके आया, वो बाजरा मेरे को 1900 रुपये 1950 रुपये बेचना पड़ा। तो ये सब समस्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ का मिजाज है अनाज मंडी का, किसान भी ना खुश हैं, आड़ती भी ना खुश हैं। तो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं आड़तियों को मिल नहीं पा रही और ना किसानों को। अब आप गूगल पे पर गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। गूगल ने इसके लिए मुथूट फाइनेंस के साथ करार किया है। इसके अलावा आप गूगल पे पर आप 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। इसके लिए गूगल ने आदित्य बिरला कैपिटल के साथ भी पार्टनरशिप की है। साथ ही कंपनी ने गूगल फॉर इंडिया इवेंट में AI टूल जेमिनी को हिंदी समेत 8 रीजनल भाषाओं में लॉन्च किया है। कैसे ये काम करता है और यूजर्स को इससे कैसे मदद मिलेगी, देखिए। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में मैं मौजूद हूं और इस वक्त आप मुझे देख रहे होंगे मॉकटेल काउंटर पर, और आप सोच रहे होंगे कि मॉकटेल काउंटर पर मैं क्यों आई हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अब मॉकटेल बनाने में भी जेमिनी, जो कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, उसकी एंट्री हो गई है। यहाँ पर आप मॉकटेल्स विद जेमिनी यानी कि अपनी फेवरेट या फिर कस्टमाइज मॉकटेल जेमिनी के जरिए यहाँ पर पा सकते हैं। तो किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो मॉकटेल मेकर पर आप आए, सबसे पहले आपने हाई किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, और जैसे ही आप हाई करेंगे तो नमस्ते से आपको वेलकम किया जाएगा और फिर ये 4 सवाल पूछे जाएंगे कि आपका नाम क्या है। आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आप किस कलर में मॉकटेल को चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेड लिखा। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं। आप दिल्ली, जिस तरह से मैंने लिखा है, आप जहाँ से भी हैं आप उस सिटी का नाम लिख सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप खुश हैं, आप उदास हैं, वो फीलिंग भी आप यहाँ पर शब्दों के जरिए डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपने जो इनपुट दिया है अपने नाम और अपने फेवरेट कलर और आप कहाँ से हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आपके लिए जो कस्टमाइज मॉकटेल ड्रिंक है उसकी रेसिपी आ जाएगी, उसके इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे इनपुट के हिसाब से इन्होंने रेड डेली डिलाइट को चुना है। तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और किस तरह से आप इसको, जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी इसको बनाने में, वो कर सकते हैं। और रीज़न भी दिया गया है कि ये वाला मॉकटेल जो इन्होंने कस्टमाइज करके आपके लिए चुना है उसके पीछे क्या कुछ वजह है। तो 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप जो ऑप्शन इसमें से चुनेंगे वो आप यहाँ पर डाल देंगे और आपकी जो कस्टमाइज मॉकटेल है वो जेमिनी के ज़रिए यहाँ पर इनपुट पर पहुँच जाएगी और जो बार टेंडर है वही जो मॉकटेल आपने स्क्रीन पर सिलेक्ट की है वो आपको बनाकर सर्व कर देंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पायलट पोर्टल आज से शुरू हो रहा है। इस योजना के तहत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। योजना का ऐलान बजट में हुआ था। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं, आज से ये योजना जमीन पर उतर रही है, कैसे इस योजना का लाभ लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बजट में जिस तरह से कहा गया था कि 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में स्किल्ड बनाना है, उसको लेकर जो पोर्टल है, पोर्टल सरकार ने तैयार कर लिया है और आज से वो पोर्टल लाइव हो गया है। इसमें जो टॉप 500 कंपनियां हैं
उनके पास जो भी इंटर्नशिप के लिए वैकेंसीज़ हैं उसके डिटेल्स आज से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। मैं बता दूं कि जो ऑफिशियली पब्लिकली जो ये पोर्टल होगा ये 12 अक्टूबर को लॉन्च होगा। उसके बाद ही जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई या रजिस्ट्रेशन अपना करा सकेंगे। जैसे कि बताया कि 1 करोड़ युवाओं को इसमें स्किलिंग करनी है, जिसमें से अगले 2 साल में 30 लाख युवाओं की जाएगी और दूसरे फेज में 70 लाख अगले 3 साल में की जाएगी। तो ये योजना है सरकार की और इसके लिए जो योग्यता और जो नियम है वो भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो 21 साल से 24 साल का यूथ होगा जो मैट्रिक पास होगा वो इसके लिए एलिजिबल होगा। इसमें कौन कौन से एलिजिबल नहीं होंगे ये बताया गया है कि जो कोई हायर प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है वो, साथ ही साथ जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाले, और साथ ही साथ जो कोई फैमिली में सरकारी नौकरी है या इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, ऐसी फैमिली के यूथ इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये नियम है। इसमें कैंडिडेट को ऑनलाइन आधार बेस्ड केवाईसी करना होगा और साथ ही अपने योग्यता और एलिजिबिलिटी के बारे में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन हो जाएगा और उसके आधार पर एक एआई के ज़रिए जो सूटेबल उसके लिए इंटर्नशिप कोर्स होगा कंपनी में, खासतौर से एमएसएमई में ऑफर किया जाएगा। इसमें 5,000 रुपये के मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और 1 साल के लिए इंटर्नशिप की देने की बात की गई है। तो ये पूरी योजना जो है आज से जो पोर्टल के ज़रिए लाइव हो गई है और 12 अक्टूबर को इसका ऑफिशियली पब्लिक के लिए लॉन्चिंग की जाएगी। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस योजना की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं और कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे शाम 5:57 पर। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे नवरात्रि की। आज पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। देश भर में नवरात्रि बेहद धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह माता के पंडाल सजे हैं। नवरात्रि का महापर्व पर पूजा अर्चना और दर्शन के लिए देश के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर किस तरह से लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कौशाम्बी, अमेठी, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मिर्ज़ापुर, तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है और अगले 9 दिन तक इसी तरह से धूमधाम से माता की पूजा अर्चना देश भर में देखने को मिलेगी। तो आज से गरबे की भी शुरुआत हो गई है। गरबे के लिए ग्राउंड भी तैयार है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अहमदाबाद के गरबा ग्राउंड में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। देखिए। नवरात्रि का आज से प्रारंभ हो चुका है और यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने के बाद ये पहली नवरात्रि है और खेलैयाओं में इसका काफी जोश भी है। गुजरात सरकार ने भी ये ऐलान किया है कि सुबह 5 बजे तक खेलैया है वो गरबा कर सकते हैं, तो लोगों का उत्साह है वो 2 गुना हो गया है। आप देखिए कि गुजरात में इस तरह के हजारों पार्टी प्लॉट है, वहां पर तैयारियां चल रही है और एक चिंता खेलैयाओं में ये भी थी कि शायद बारिश आ जाए, लेकिन जो हवामान विभाग ने बताया है उसके मुताबिक बारिश के कोई अभी तो आसार नहीं है। अब देखिए कि अलग अलग स्टेज और लाइटिंग डेकोरेशन यहाँ पर हो रहे हैं और एक साथ पूरे गुजरात में अलग अलग जगह पर लाखों खेलैया है वो गरबा करेंगे और गुजरात सरकार ने भी अलग से एक आयोजन किया है जहाँ पर पूरे राज्य से जो भी फेमस गरबा है उस आर्टिस्ट को बुलाकर गरबा भी करवाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नवरात्रि का आगाज है वो काफी शानदार रहने वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है और फेस्टिव सीजन में किया ने आज एक साथ 2 लग्जरी गाड़ियां लॉन्च की है। कंपनी ने अपनी मशहूर एमपीवी किया कार्निवल के 4th जनरेशन मॉडल को लॉन्च किया। साथ ही कंपनी की तरफ से नई इलेक्ट्रिक एसयूवी किया EV9 को भी लॉन्च किया गया।
किया की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी EV9 की कीमत 1.3 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी 0 से 100 की स्पीड 6 सेकंड से भी कम वक्त में पकड़ लेती है। इसमें सिंगल चार्ज पर 561 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वहीं नई किया कार्निवल प्लस MPV की बात करें तो भारत में कार की कीमत करीब 64 लाख रुपए है। कार में आपको 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ 190 bhp का पावर भी मिलेगा। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।